गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर है विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएं तथा भारत में विकास के मुद्दे क्या क्या हैं। डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड मेजर इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। विकासशील और विकसित आज हम इस लेसन में करेंगे कि विकासशील तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या अंतर होता है, और दूसरा जो इस लेसन का पार्ट है वो है भारत में विकास के मुद्दे क्या हैं, इश्यू क्या हैं। तो अर्थव्यवस्था का हम जो वर्गीकरण है वो कई आधारों पर कर सकते हैं। इनमें से एक आधार जो वर्गीकरण करने का है वो है, एक अर्थव्यवस्था को हम अलग विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आप सभी को पता है कि विकसित अर्थव्यवस्था में जो जीवन स्तर है लोगों का वो ऊंचा होता है और इनकी जो आय है वो ऊंची होती है, इस कारण उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है, उनको शिक्षा तथा स्वास्थ्य की अधिक अच्छी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। और दूसरी ओर जो अलग विकसित देशों के लोग हैं उन देशों के लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है और उन्हें अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं रोटी कपड़ा और मकान हैं वो भी नहीं मिल पाता, तो उनका जीवन स्तर नीचा होता है। अलग विकसित देशों में लोगों की आय काफ़ी कम होती है, उनकी बचत भी कम होती है, कोई पूंजी निवेश उनके पास करने के लिए नहीं होता। तो इस तरह से अलग विकसित तथा विकसित दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। और विश्व की जो लगभग 1/3 जनसंख्या ऐसी स्थिति में है कि उसके पास जीवन यापन करने के अच्छे साधन उपलब्ध हैं, उसकी आय तथा जीवन स्तर ऊंचा है, तो उन लोगों को या उन अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। और इसके विपरीत 2/3 जनसंख्या विश्व की ऐसी है जिनके पास जीवन यापन करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं के लोगों को हम पिछड़ी हुई या अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। वो अपनी जो मूल आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा और मकान उसको भी पूरा नहीं कर पाते। तो अलग विकसित अर्थव्यवस्था की एमपी टोडारो की जो डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में वो सेम कोड कर रहा हूं मैं। एमपी टोडारो की अलग विकसित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर, नितांत निर्धनता, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न उपभोग स्तर, निम्न उपभोग स्तर, इसके अतिरिक्त घटिया स्वास्थ्य सेवाएं, ऊंची मृत्यु तथा जन्म दर और विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता। ये एमपी टोडारो ने अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी डेफिनेशन दी कि अलग विकसित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें निम्न जीवन स्तर, नितांत निर्धनता, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न उपभोग स्तर, घटिया स्वास्थ्य सेवाएं,
ऊंची जन्म और मृत्यु दर और विदेशी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता है। ये अर्थव्यवस्थाएं, इनके ये गुण हैं। तो इसमें हम देखेंगे, ये MP टोडारोक की डेफिनेशन दी हुई है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में लोगों का जीवन स्तर है वो निम्न होता है, नीचा होता है, वो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरा नहीं कर पाते। इनमें इन देशों के लोगों की आय बहुत कम होती है, वो निर्धन होते हैं, और इन देशों में निम्न प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही कम होती है, और आय कम होने के कारण उनका उपभोग स्तर है वो भी बहुत नीचा होता है। और इन देशों में, पिछड़े या अल्प विकसित देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी निर्धन लोगों को उपलब्ध नहीं होती, और अल्प विकसित देशों में ऊंची जन्म दर तथा ऊंची मृत्यु दर पाई जाती है। जन्म दर ऊंची किस कारण होती है? क्योंकि इन देशों के लोग शिक्षित नहीं होते, तो शिक्षित ना होने के कारण बच्चों को भगवान का वरदान समझा जाता है, तो वो जो परिवार को कम करने वाली विधियां हैं वो नहीं अपनाते। तो इस तरह से ऊंची जन्म दर होती है, और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ना होने के कारण यहाँ मृत्यु दर भी ऊंची होती है। और इन देशों में पूंजीगत साधन तथा उच्च तकनीक, उच्च मशीनें उपलब्ध नहीं होती। इनके लिए इन्हें, और औद्योगिक वस्तुओं के लिए भी इन्हें विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये है अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसकी ये विशेषताएं होती हैं। तो आगे जो आपका टॉपिक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के कारण, काजेज ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। काजेज ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इसमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्या कारण होते हैं ये दिए हैं, और दो प्रकार के कारण दिए हुए हैं, आर्थिक कारण तथा अनार्थिक कारण। इन जो कारणों की है हमारी एक वीडियो पहले मेरी बनाई हुई है, वो वीडियो है इस नाम से, ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आर्थिक विकास में बाधाएं। तो यहाँ आप समझो कि काजेज ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अल्प विकास के कारण तथा आर्थिक विकास में बाधा दोनों एक ही तत्व हैं इन दोनों में, और इन दोनों के कारण है वो आर्थिक कारण तथा अनार्थिक कारण में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इस जो ये टॉपिक है इसके अंतर्गत मैं ये आपको ये वीडियो लेसन डाल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, सेम है ये। तो इससे आगे देखेंगे अब आपके ये सेकंड लेसन में क्या है अपने, इसमें आर्थिक कारण पहले एक्सप्लेन होंगे, ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमी पहले वो आएंगे जो इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल होंगे, और बाद में नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल आएंगे। तो ये सेम है। फिर आगे अपना जो इस लेसन का आपका पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है या क्या अर्थ है आर्थिक विकास का। तो ये मैं आपको, इसका भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा इस पॉइंट के अंतर्गत, एक एक वीडियो आपको बता के डाल दूंगा। इसमें क्या है, आर्थिक विकास के अर्थ से संबंधित दो विचारधाराएं हैं, संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। दो अप्रोच हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी है मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल या परंपरागत जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक विकास मानती है, और दूसरी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास मानती है। और जो मॉडर्न व्यूज है वो
जो इकोनॉमिक वेलफेयर है या आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास मानता है। तो ये कॉलिन क्लार्क ने एक मॉडर्न व्यू दिया, उसकी डेफिनेशन है आर्थिक कल्याण में वृद्धि ही आर्थिक विकास है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। ये मॉडर्न व्यूज में कॉलिन क्लार्क ने इसकी डेफिनेशन दी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि ही आर्थिक विकास है। जो मॉडर्न व्यूज है वो परंपरागत व्यूज से अलग है, ट्रेडिशनल व्यूज से। जो परंपरागत व्यूज है उसमें राष्ट्रीय आय में या प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को ही आर्थिक विकास माना जाता है, परंतु आधुनिक विचारधारा क्या समझती है कि हो सकता है किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो और उस कारण प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही हो, परंतु वो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है वो केवल जो आय में होने वाली वृद्धि कुछ धनी लोगों के पास चली जाए और गरीब लोग और गरीब होते जाएं, तो आधुनिक विचारधारा में इसे आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। आधुनिक विचारधारा में आर्थिक विकास के संबंध में दो कंडीशनें हैं कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, इसके विपरीत उनकी संख्या में कमी आनी चाहिए आर्थिक विकास के फलस्वरूप, और दूसरी आय की असमानता में कमी आनी चाहिए। तो ये मॉडर्न व्यूज है इसका, इस पे भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका वीडियो लेक्चर नहीं बना वो देखेंगे आर्थिक विकास की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। ये पहली डेफिनेशन है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। यदि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो ये राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। और वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि का अर्थ है कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए। यदि हम चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को माप रहे हैं तो हमें चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय निकाली है उसे कीमत सूचकांक या मूल्य सूचकांक से डिवाइड कर देना चाहिए। कैसे, ये देखो वास्तविक राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाएगी। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय
इसे डिवाइड कर देंगे मूल्य सूचकांक से, तो हमें ये वास्तविक या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नेक्स्ट इसका फ्यूचर्स है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय किसी देश की, इसको डिवाइड कर देते हैं उस देश की जनसंख्या से। और ये प्रति व्यक्ति आय भी दो तरह की निकलती है। यदि हमने राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर ली है तो ये मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय होगी, और यदि हमने वास्तविक राष्ट्रीय आय या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ली है तो ये वास्तविक प्रति व्यक्ति आय होगी। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में मान लो वृद्धि हो रही है, पहला जो फीचर हमने जाना था, तो राष्ट्रीय आय में होने वाली वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि भी आर्थिक विकास का सूचक नहीं होती। यदि पहला फीचर हमने देखा वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक होती है। दूसरा इसका फीचर है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। परंतु एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो, परंतु उसकी जनसंख्या की वृद्धि दर इस वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि दर से यदि अधिक है तो वास्तविक आय, किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। तो इसके लिए आर्थिक विकास का अनुमान लगाते समय वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को भी ध्यान में रखना चाहिए। और यदि किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो ये आर्थिक विकास का सूचक है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है आय की असमानताओं में कमी, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर शुड बी रिडक्शन इन इनकम इक्वालिटीज। इनकम इक्वालिटीज है वो कम होनी चाहिए, उसे ही हम आर्थिक विकास कहेंगे। यदि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, परंतु ये आय केवल कुछ धनी लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो जाती है और निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन हो जाते हैं, तो इसे हम आर्थिक विकास नहीं कह सकते। वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से अर्थव्यवस्था के जो निर्धन या अधिकतर जो जनसंख्या है वो लाभान्वित होनी चाहिए। तो आय की असमानताओं में कमी आएगी तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। नेक्स्ट जिसका फीचर है वो है संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन या स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या है, जो देश अलग विकसित होते हैं और जब वो विकास शुरू करते हैं तो उनका जो राष्ट्रीय आय व रोजगार में जो योगदान होता है वो प्राथमिक क्षेत्र का अधिक होता है। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय या सेवा क्षेत्र। ये द्वितीय क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र। पहला क्षेत्र है कृषि व प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है वो क्षेत्र।
अब देखो ये सेवा क्षेत्र, बैंक, बीमा, इस तरह की सेवाएं। तो अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। जब कोई अर्थव्यवस्था विकास की प्रक्रिया शुरू करती है तो उसमें उसकी जो राष्ट्रीय आय व रोजगार है उसका सर्जन प्राथमिक या कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों इन उद्योगों से शुरू होता है, यानी कि उनकी राष्ट्रीय आय में अधिकतर योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है। परंतु आर्थिक विकास होने के फलस्वरूप क्या होता है कि उस अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र से निर्भरता कम होती जाती है तथा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान बढ़ता जाता है। तो ये एक कोई अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास कर रही है तो उसकी विशेषता होगी कि उसकी जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होगा तथा द्वितीयक और तृतीयक इन दोनों क्षेत्रों का योगदान बढ़ेगा। अपने देश में जैसे 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था, 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था और अभी ये 13-14% के लगभग रह गया है और सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो गया है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज आता है जब कोई अर्थव्यवस्था विकास करती है। नेक्स्ट इसका जो फ्यूचर है वो है दीर्घकालीन विकास। यदि किसी देश में थोड़े समय के लिए यदि उसकी राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए तो उसे हम आर्थिक विकास नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए यदि अपने देश में मानसून अच्छी होने के कारण एक वर्ष फसल अच्छी हो जाए और बाद के वर्षों में वो कम हो जाए तो उसे आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तथा वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होनी चाहिए और दीर्घकाल हम किस समय को लेते हैं, कम से कम 20 से 30 वर्षों तक वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सभी वर्षों में वृद्धि हो सकता है एक से आधे वर्ष उत्पादन कम हो जाए, परंतु ओवरऑल ट्रेंड होता है वो दीर्घकाल तक ऊंची विकास दर का होना चाहिए। नेक्स्ट इसका फ्यूचर है वो है मानवीय विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानवीय विकास का अर्थ है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होना। इसमें लोगों की जो जीवन अवधि है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बढ़ जाती है, मृत्यु दर में कमी आती है, बीमारियां कम होती हैं और शिक्षा का स्तर सुधरता है, योग्यता में सुधार होता है, व्यक्तियों की कार्यकुशलता बढ़ती है, पौष्टिक आहार प्राप्त होता है तथा लोगों का ज्ञान में वृद्धि होती है। और इन शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने के कारण लोगों की कार्यकुशलता बढ़ती है, वे अपने देश के आर्थिक विकास में और योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से आर्थिक विकास होता है तो उस देश में मानवीय विकास भी होने लगता है। नेक्स्ट इसका फ्यूचर है निर्धनता में कमी। ये हमने जो पहला एक पॉइंट किया था, ये आय की असमानताओं में कमी। तो जब किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो उस देश में जो आय की असमानता है वो हमने पहले भी किया कि कम होनी चाहिए, कि जो आय में वृद्धि हुई उसका ऐसा ना हो कि अधिकतर भाग धनी लोगों के पास चला जाए। तो आर्थिक विकास में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम किसी देश के आर्थिक विकास का आकलन कर रहे हैं तो वहाँ की निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी होनी चाहिए। निर्धन व्यक्ति वह होता है जो अपनी न्यूनतम जीवन की जो न्यूनतम या मूल आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं कर सकता। तो आर्थिक विकास के फलस्वरूप अधिकतम निर्धन लोग लाभान्वित होने चाहिए। नेक्स्ट इसका जो है फीचर वो है संस्थागत विकास।
आर्थिक विकास के फलस्वरूप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या आता है? बैंक, बीमा कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और इनोवेशन सेंटर, इन सभी का भी विकास होता है। नेक्स्ट इसमें है आधारभूत विकास। आधारभूत विकास में जो देश आर्थिक विकास करता है उसमें संचार के साधनों का विकास, शक्ति के साधनों का विकास, यातायात के साधनों का विकास, ये भी शामिल होता है। वहाँ सड़कें, रेलवे और हवाई सेवाएं, इसके अतिरिक्त बैंकिंग, बीमा, इन सभी सेवाओं का विस्तार होता है। तो ये सब आर्थिक विकास की विशेषताएं हैं। यदि किसी देश में ये चीज़ें घटित हुई है तो मानो उसने आर्थिक विकास कर लिया है। अब नेक्स्ट जो आपका इसमें पॉइंट है वो है आर्थिक विकास की आवश्यकता, नीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की आवश्यकता, कि आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों है? प्रत्येक देश है उसके लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। इसका क्या कारण है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जीवन स्तर ऊंचा होता है, लोगों को अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी आदि समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो प्रत्येक अल्प विकसित देश के लिए निम्न कारणों से आर्थिक विकास की आवश्यकता है। तो पहला कारण है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो आर्थिक विकास के फलस्वरूप क्या होता है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग आदि का विकास होता है और इन क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ जो कोई देश आर्थिक विकास करता है तो उसमें प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ेगी, तो इससे लोगों में जनसंख्या बढ़ने की दर है वो भी कम होने लगती है, क्योंकि वो शिक्षित हो जाते हैं और उनमें स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होता है। तो इस कारण लोगों की जैसे जैसे कोई देश विकास करेगा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के फलस्वरूप निवेश में और वृद्धि होगी, जिसके कारण फिर उत्पादन बढ़ेगा और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो हम कर रहे हैं राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता क्यों है? तो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए जो आर्थिक विकास है वो आवश्यक है, अन्यथा इनमें वृद्धि नहीं हो सकती। इसकी आवश्यकता क्यों है? नेक्स्ट इसका पॉइंट है ऊंचा जीवन स्तर। यदि कोई अर्थव्यवस्था या कोई देश की सरकार अपने लोगों को ऊंचा जीवन स्तर या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग देना चाहती है तो उसके लिए उसे आर्थिक विकास करना पड़ेगा। आर्थिक विकास की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ऊंचे जीवन स्तर में लोगों को पौष्टिक भोजन, वस्त्र, मकान, उच्च शिक्षा सुविधाएं तथा स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेगी। और इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए धन खर्च करना पड़ता है, और धन तभी खर्च कर पाएगी सरकार जब उसका राष्ट्रीय आय बढ़ेगी या राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगी, तो ही वो इन सेवाओं को मुहैया करवा सकेगी। अधिक पूंजी निर्माण। यदि
अल्पविकसित देशों में क्या है, पूंजी निर्माण की दर कम होती है, तो इन देशों को आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण की दर बढ़ानी चाहिए। इन देशों में पूंजी निर्माण की दर 5 से 10% तक होती है, जबकि आर्थिक विकास के लिए 15 से 20% तक पूंजी निर्माण की जरूरत होती है। तो इन्हें अपना पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास की जरूरत होती है, क्योंकि आर्थिक विकास के फलस्वरूप आय बढ़ती है और आय बढ़ने के फलस्वरूप निवेश बढ़ेगा। इससे पूंजी आय बढ़ने के फलस्वरूप बचत बढ़ेगी, बचत से निवेश बढ़ेगा और निवेश बढ़ने से पूंजी निर्माण बढ़ेगा। तो इसलिए पूंजी निर्माण बढ़ाने के लिए भी विकास की जरूरत होती है। नेक्स्ट इसका जो फ्यूचर्स पॉइंट है वो है कृषि पर कम निर्भरता। हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित हो, द्वितीय क्षेत्र इसमें औद्योगिक क्रियाएं आती हैं और तृतीय क्षेत्र इसमें सेवा क्षेत्र आता है, जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, बैंकिंग सुविधा, संचार सुविधा, इस तरह की सेवाएं आती हैं। तो अब देखेंगे हम कि जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है उसमें उसकी राष्ट्रीय उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान काफ़ी अधिक होता है। तो अल्पविकसित देश हैं उनमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान काफ़ी अधिक है, उनकी कृषि क्षेत्र पर बहुत निर्भरता है और कृषि क्षेत्र पर निर्भरता होने के कारण ही ये देश पिछड़े हुए रहते हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन की मांग है वो वैश्विक जो मार्केट है उसमें उसकी मांग बेलोसदार है, यानी कि जिस वर्ष कृषि का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है उस वर्ष उस कृषि वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। तो इस तरह से ये देश पिछड़े रहते हैं। तो आर्थिक विकास के फलस्वरूप क्या होगा, इन देशों में जो लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर करते हैं वो द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में ट्रांसफर होंगे और इस तरह से इनकी अर्थव्यवस्था में विकास की गति शुरू हो जाएगी। इन अर्थव्यवस्थाओं का जो स्ट्रक्चर है वो प्राथमिक क्षेत्र से हटकर दूसरे और तीसरे सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ हो जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अल्पविकसित देश होते हैं उनमें प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता। इनका पूर्ण उपयोग करने के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए उच्च तकनीक चाहिए, उच्च मशीनें चाहिए तथा ऊंचे स्तर का निवेश करना पड़ेगा। तो इसके लिए आर्थिक विकास ही आवश्यक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है आत्मनिर्भरता। सेल्फ सफिशिएंसी। जो अल्पविकसित देश हैं वो एक तो पूंजीगत वस्तुओं के लिए, ऊंची उत्पादन तकनीकों के लिए तथा पूंजी निर्माण के लिए भी विदेशों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इन देशों के पास, अल्पविकसित देशों के पास पिछड़ी हुई उत्पादन तकनीकें होती हैं। अच्छी तरह जो अभी जो नई तरह की मशीनें इनके पास नहीं उपलब्ध होती और इनके पास धन की भी कमी होती है। तो इन सभी बातों के लिए ये विदेशों पर निर्भर करते हैं। परंतु यदि ये देश आर्थिक विकास के फलस्वरूप यहाँ उत्पादन क्रियाएं आरंभ कर लेते हैं तो इससे इनके निर्यात बढ़ जाएंगे और आयात कम होंगे। इससे इनका भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाएगा और ये आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अल्पविकसित देशों में क्या है कि अधिकतर जनसंख्या बेरोजगार है। तो
इन्हें अपनी जनता को रोजगार उपलब्ध करवाना है, तो इन्हें रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इन्हें आर्थिक विकास की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है निर्धनता के दुष्चक्र का समाधान। निर्धनता का दुष्चक्र प्रोफेसर नर्कसे द्वारा दिया गया। ये चक्कर प्रोफेसर नर्कसे ने दिया। इस चक्कर में उन्होंने बताया कि अल्प विकसित देशों के जो पिछड़ेपन के कारण हैं उनमें इतनी अधिक आत्मनिर्भरता है सभी कारणों में कि वो एक दूसरे को बल प्रदान करते हुए चक्रीय रूप धारण कर लेते हैं। क्या है ये चक्कर, ये देखो। नर्कसे ने बताया कि इन देशों में आय कम होती है, वाई से आय दिखा रहा हूँ मैं, आय कम होती है, आय कम होने के कारण बचत कम होती है, बचत कम होने के कारण निवेश कम होता है, निवेश कम होने के कारण कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण कम होता है, पूंजी निर्माण कम होने के कारण आगे फिर प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है और प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण आगे फिर आय कम होती है। इस तरह से ये निर्धनता का दुष्चक्र चलता रहता है और एक देश को निर्धन ही बनाए रखता है। परंतु यदि हमें इस दुष्चक्र को तोड़ना है तो इसके लिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आर्थिक विकास है वो इस दुष्चक्र का समाधान करता है या इसको तोड़ने में सफल होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है मानवीय पूंजी का निर्माण। अल्प विकसित देशों में क्या है, जो लोग हैं वो शिक्षा तथा स्वास्थ्य का स्तर यहाँ कम होने के कारण लोग अशिक्षित होते हैं और उन्हें कम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है। तो इस स्वास्थ्य सेवाएं कम उपलब्ध होने के कारण वो लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं। तो इसके कारण उनकी कार्य कुशलता कम हो जाती है तथा अशिक्षित होने के कारण वो उत्पादन की नई तकनीकों तथा नई मशीनों को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अल्प विकसित देशों को इसके लिए क्या करना चाहिए कि अपनी जो अशिक्षित तथा असमर्थ जनता है उसमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिए तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इसके लिए मानवीय पूंजी में निवेश करना पड़ेगा और निवेश के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए इन देशों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो ये इन सभी कारणों से किसी देश को आर्थिक विकास की आवश्यकता है। थैंक यू।